हेलो दोस्तों, आज हम वेडनेसडे सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। वेडनेसडे सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे गुडी की किताब का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को बढ़ा रही होती है। इसके बाद वो अपने बचपन का सपना पूरा करने जाती है, जो कि एक किलर को मारना होता है। वो किलर सालों से लोगों को मार रहा था। वेडनेसडे अपने पेट थिंग, जो कि एक हाथ होता है, इसका इस्तेमाल करके एविडेंस कलेक्ट करती है। फिर वो अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके किलर का नाम और उसका एड्रेस पता करती है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को एक एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां सिक्योरिटी चेक के दौरान उसके बैग से बहुत सारे इंसान को मारने वाले हथियार मिलते हैं। आगे वे किलर के एड्रेस पर पहुंचकर सीधा किलर से फेस टू फेस मिलती है और उसे किडनैप करने का मौका देती है। किडनैपर वेडनेसडे को अपने बेसमेंट में बांध देता है। वो उसे कहता है कि वह दूसरी डॉल्स की तरह ही उसे एक डॉल बना देगा। दरअसल वहां पर वेडनेसडे अकेली नहीं होती है, उसके साथ चुपके से थिंग भी आया होता है। थिंग वेडनेसडे के इशारे पर किलर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। वेडनेसडे दया न दिखाते हुए उस आदमी को खत्म कर देती है। जब वेडनेसडे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है तो उसकी आंखों से काले आंसू निकलते हैं और इसको थिंग नोटिस कर लेता है। अगले दिन वेडनेसडे काले आंसुओं का राज गुडी की किताब में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता और वहां उसकी माँ भी आती है। मोर्टिशा ये कहती है कि उसे अफसोस है कि वो दोनों इस समर वेकेशन साथ नहीं बिता पाए। अगले सीन में हम वेडनेसडे को अपनी पूरी फैमिली के साथ नेवरमोर जाता देखते हैं, जहां इस बार वह अकेली नहीं है। उसका भाई पग्सली भी वहां एडमिशन लेने जाता है। रास्ते में वेडनेसडे पग्सली को अपनी पावर कंट्रोल करना सिखाती है। वह उसे कहती है कि तुम आगे आने वाले साइन बोर्ड पर निशाना नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी। पग्सली निशाना लगाने में कामयाब हो जाता है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो सीक्रेटली कपल्स के फोटो ले रहा था, जिनके बीच अफेयर होता है। इसी बीच अचानक से उस फोटो वाले आदमी के पास बहुत सारे रेवंस आ जाते हैं। हम यहाँ पर रेवंस के लीडर को भी देखते हैं, जिसकी एक आंख खराब और लाल होती है। ये सारे रेवंस मिलकर उस आदमी पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले ये आदमी किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि सारे सबूत उसके डेस्क में हैं। वेडनेसडे के स्कूल पहुंचते ही सब बच्चे उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं, क्योंकि सीजन 1 में नेवरमोर को बचाने की वजह से वो अब एक हीरो बन चुकी होती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। नेवरमोर का प्रिंसिपल बैरी डॉट आकर एडम्स फैमिली से मिलता है। अपने रूम में आने के बाद वेडनेसडे इनिड से मिलती है। वहां पर एजैक्स भी आ जाता है, जिससे इनिड छूप जाती है। इसके बाद जब वेडनेसडे दरवाजा खोलती है, पहले से ऑटोमेटिक सेट एरो ट्रिगर होता है, जिसके निशाने पर वेडनेसडे की एक फोटो होती है। दरअसल ये एक स्टॉकर का काम होता है, जो वेडनेसडे पर नजर रख रहा होता है। वेडनेसडे अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके स्टॉकर का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। वेडनेसडे के पेरेंट्स जिस समय स्कूल छोड़कर जा रहे होते हैं, वहां बैरी डॉट आकर उनको रोक लेता है और उन्हें वहां पर एक घर देता है जहां वो रह सकते हैं। बैरी डॉट मोर्टिशा को फंड रेजर समिति की चेयरमैन बनाना चाहता था। वो वेडनेसडे के पेरेंट्स को स्कूल के अंदर ही घर दिखाता है जहां पर वो रह सकते हैं। मोर्टिशा वेडनेसडे से कहती है कि अगर वो नहीं चाहती तो वे यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि उनके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर्टिशा वेडनेसडे की आंट ओफेलिया का भी जिक्र करती है, जिनकी एक ट्रेजिक तरीके से मौत हो गई थी। वेडनेसडे के आंखों के काले आंसू का ओफेलिया से संबंध होता है। पग्सली यूजीन का न्यू रूममेट बनता और यूजीन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन यूजीन उसे मना कर देता है कि पहले वो देखेगा कि उनमें कितनी बॉन्डिंग बनती है, फिर ही वो आगे सोचेगा। इसी समय एजैक्स आता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो उनका न्यू डॉर्म एडवाइजर है। अगर उनके पास कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। रात को एजैक्स बच्चों को एक कहानी सुनाता है, जो कि नेवरमोर का रिवाज होता है। कहानी द स्कल ट्री एक बच्चे की है जो बहुत बीमार है, लेकिन बहुत टैलेंटेड होता है और अपने बेड पर ही इन्वेंशन की ड्राइंग्स बनाता है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था, तो वो अपने लिए एक मैकेनिक हार्ट बना लेता है। मैकेनिक हार्ट लगने के बाद वो नेवरमोर आता है और नेवरमोर का सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट बन जाता है। धीरे धीरे उसकी इन्वेंशन क्रेजी हो जाती है और एक दिन यही इन्वेंशन उसकी जान ले लेती है। उसकी लाश ट्री के नीचे एक अनमार्क जगह पर दफन है। अगर आज भी स्कल ट्री के पास कान लगाकर सुनोगे तो उसके मैकेनिकल हार्ट की आवाज सुनाई देती है।
इस कहानी से पक्सली बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट स्कूल के प्रिंसिपल बैरी के ऑफिस की तरफ होता है, जहाँ वो बियांका को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो बियांका से कहते हैं कि उसे फंड रेजिंग कमेटी की मदद से मोर्टिशा की माँ से डोनेशन लेनी है। प्रिंसिपल बैरी उसे इस काम के लिए गलत तरीका अपनाने की जरूरत पड़ने पर वो भी करने को कहते हैं, यानी बियांका को अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके मोर्टिशा की माँ से डोनेशन निकलवाने को कहते हैं, जिसे बियांका पहले तो मना कर देती है, लेकिन प्रिंसिपल बैरी उसे धमकी देते हैं कि अगर वो ये काम नहीं करेगी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद बियांका इस काम के लिए मान जाती है। शाम को वेडनेसडे अपना सेलो बजा रही थी, तभी उसकी नई म्यूजिक टीचर मिस कैप्री आती है। मिस कैप्री उससे कहती है कि वेडनेसडे को उसकी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, जहां पर वो उसे सेलो अच्छे से बजाना सिखाएगी। लेकिन यहाँ पर वेडनेसडे मना करते हुए मिस कैप्री से कहती है वो सेलो अपने मजे के लिए बजाती है। अगले सीन में हम बोनफायर देखते हैं, जिसे नेवरमोर के स्टूडेंट अपनी पावर से बना रहे होते हैं। यहाँ पर बैरी आकर मोर्टिशा को फंड रेजिंग कमेटी की चेयरमैन बनने की अपील करता है। मोर्टिशा की मदद करने बियांका भी आ जाती है। डॉर्म में एनिड वेडनेसडे को जेवियर का लेटर पढ़कर सुनाती है, जहाँ जेवियर उसे बताता है कि उसे अपने विजन में लाल आंख वाला रेवन दिखता है, जिसकी वो वेडनेसडे को पेंटिंग बनाकर भी भेजता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वही रेवन है जिसने उस आदमी की जान ली थी और वेडनेसडे पर नजर रख रहा था। वेडनेसडे अपनी नॉवल लिखने जाती है तो उसका डेस्क उसे खाली मिलता है और वहाँ पर एक मैसेज होता है कि उसकी नॉवल बोनफायर के अंदर है और अगर वेडनेसडे उसको वहाँ से नहीं निकालती है तो वो जल जाएगी। ये देखकर वेडनेसडे काफी ज्यादा परेशान होती है। अब वेडनेसडे और एनिड बोन फायर फेस्टिवल पहुंच जाते हैं। स्टॉकर दोबारा से वेडनेसडे को मैसेज देता है कि उसकी नॉवल बोनफायर के अंदर है और उसे स्टॉकर वहीं मिलेगा। प्रिंसिपल बैरी बोनफायर को आग लगा देता है, लेकिन इसके बाद भी वेडनेसडे बोनफायर के अंदर जाकर अपनी नॉवल को बचा लेती है। इस साल बैरी वेडनेसडे को हॉनर स्टूडेंट चुनते हैं। जब वेडनेसडे स्टेज पर जाती है तो वो वहां रखी पेंटिंग को जला देती है और सबको कहती है कि वो कोई ऑनर स्टूडेंट और उनकी हीरो भी नहीं है। क्योंकि वेडनेसडे को फेम बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो स्टॉकर को मैसेज देती है कि वो जहां भी होगा वह उसको ढूंढ लेगी। रात यहाँ पक्सली स्कल ट्री के पास आता है। वह अपना कान ट्री के पास लगाता है तो उसे वहां से मैकेनिकल दिल की आवाज आती है। इसी बीच कुछ पक्षी उड़कर ट्री से निकलते हैं, जिसकी वजह से पक्सली दूर जाकर गिरता है। इससे उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। उसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वह मरा हुआ लड़का जिंदा हो जाता है। वो कब्र से बाहर निकलता है। ये देखकर पक्सली बहुत खुश होता है। जब वेडनेसडे वहां रखी तस्वीर को आग लगाती है तो इनिड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वेडनेसडे का पीछा करती है। इनिड उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वेडनेसडे को एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वो कब्र के पास होती है और उसके आसपास काफी सारे रेवंस होते हैं। वहां इनिड की स्प्रिट आकर वेडनेसडे को जोर से पकड़ती है और उससे कहती है कि तुम मेरी मौत का कारण क्यों बनी। ये सुनकर वेडनेसडे छटपटाने लगती है और उसकी आंखों से वही काले आंसू निकलने लगते हैं। वेडनेसडे की ये हालत मोर्टिशा भी देख लेती है। जब वेडनेसडे को होश आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये काले आंसू इस बात का सबूत है कि उसकी शक्ति उसके काबू में नहीं है। और ऐसे ही आंसू वेडनेसडे की आंट ओफिलिया को भी आते थे। मोर्टिशा वेडनेसडे से कहती है कि अब उसे गुडी की किताब दे देनी चाहिए, जिस पर वेडनेसडे बोलती है कि गुडी ने खुद उसे किताब दी थी और वो ये किताब किसी को नहीं देगी। इसके बाद जब वेडनेसडे घर से वापस स्कूल जा रही होती है तो उसे शेरिफ गैल्पिन की बात याद आती है, जो उन्होंने कहा था कि इन रेवन से बच कर रहना, क्योंकि ये हमेशा तुम पर नजर रखते हैं। यहाँ से वेडनेसडे गैल्पिन से मिलने जाती है। जब वेडनेसडे वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि गैल्पिन को पहले ही मार दिया गया। वहाँ पुलिस आ जाती है और वेडनेसडे को क्राइम सीन पर पकड़ लेती है। शेरिफ वेडनेसडे से पूछताछ करती है और कहती है कि तुम वहाँ क्राइम सीन पर मौजूद थी, ऐसा क्यों? वेडनेसडे जवाब देती है कि उसे गैल्पिन ने बुलाया था। वो सारा इल्जाम टेलर पर डाल देती है कि उसी ने उसके पिता को मारा, लेकिन शेरिफ कहती है कि टेलर तो कड़ी सुरक्षा में बंद है और वहाँ से उसका निकलना असंभव है। इसी बीच वेडनेसडे के फादर आ जाते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जब यूजीन अपने बी हाउस आता है और ये देखकर चौंक जाता है कि पग्सली ने वहाँ एक ज़ॉम्बी पकड़ रखा है। दरअसल ये वही लड़का है जिसके बारे में नेवरमोर के स्टूडेंट्स कहानियों में सुनते हैं। दोनों मिलकर उसका नाम स्लप रखते हैं।
वेडनेसडे जब डॉर्म में वापस आती है तो वहां पर इनिड को मरा हुआ पाती है। ये देखकर वे चौंक जाती है, लेकिन फिर पाती है कि एनिड जिंदा है और उससे प्रैंक कर रही होती है, जिसे देखकर वेडनेसडे खुश हो जाती है कि एनिड जिंदा है। एनिड उसे एक आई बॉल दिखाती है और उसे लगता है कि यह आई बॉल वेडनेसडे ने वहां रखी है, क्योंकि उस दिन प्रैंक डे था। स्कूल के दौरान एजैक्स एनिड को किसी और लड़के के साथ देखकर जल रहा होता है। यहाँ पर पग्सली और यूजीन भी आ जाते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एजैक्स का बदला लेते हैं। यहाँ पर वेडनेसडे भी आती है, जो प्रिंसिपल बैरी डॉट और एक नए प्रोफेसर से मिलती है। वो उनसे रेवन के बारे में पूछती है। प्रोफेसर बताते हैं कि रेवंस को कंट्रोल करने वाले आउटकास्ट को एवियंस कहा जाता है और नेवरमोर में 10 साल से कोई भी एवियंस नहीं आया है। बियांका मोर्टिशा से मिलने जाती है और उसे उसकी माँ को फंड रेज के लिए कॉल करने का सुझाव देती है, लेकिन मोर्टिशा मना कर देती है, ये कहकर कि उसकी माँ से बिल्कुल नहीं बनती। वेडनेसडे यहाँ विलो हिल जाने के लिए इनिड का ड्राइविंग लाइसेंस चुरा लेती है और ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की कार का इस्तेमाल करके विलो हिल पहुंचती है। दूसरी तरफ मोर्टिशा वेडनेसडे के डॉर्म में आती है। वहां वो थिंग से गुडी की किताब मांगती है। थिंग एडम्स परिवार से नाराज होता है क्योंकि वे उसे नौकर की तरह समझते हैं और इस वजह से थिंग अपने बॉक्स में चला जाता है। जेल के अंदर पहुंचकर वेडनेसडे वहां की मैनेजर जुडी से मिलती है। मैनेजर बताती है कि टाइलर का इलाज साइकेट्रिस्ट फेयरबैन कर रही है। इतने में डॉक्टर फेयरबैन आ जाती है और वेडनेसडे को टाइलर से मिलने ले जाती है। टाइलर को बहुत कड़ी सुरक्षा में कैद रखा गया था। टाइलर वेडनेसडे से कहता है कि यह जेल बहुत खतरनाक है, जिस पर वेडनेसडे जवाब देती है कि वो इसी के लायक है। टाइलर कहता है कि उसे भी उसके अंदर के बुरे इंसान से प्यार था और जब वो यहाँ से आजाद होगा तो सबसे पहले इनिड को मारेगा, क्योंकि उसी ने उसे कैद करवाया था। इस पर वेडनेसडे कहती है कि वो किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसके मास्टर ने उसे कंट्रोल किया था और यह भी बताती है कि उसके पिता गैल्पिन को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर टाइलर गुस्से में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन गार्ड उसे झटका देकर शांत कर देते हैं। यूजीन भागकर पसगैली के पास आता है और बताता है कि स्लर्प चेन्स तोड़कर भाग चुका है। दूसरी तरफ इनिड एक लड़के के साथ अपने कमरे में आती है और उसे पता चलता है कि थिंग का आज जन्मदिन है। ये सुनकर वो चौंक जाती है कि एडम्स परिवार थिंग का जन्मदिन भूल जाते हैं। इसी बीच कोई आकर थिंग को उसके बक्से में कैद कर देता है और इनिड और ब्रूनो को अगवा कर लेता है। प्रिंसिपल बैरी बियांका को ऑफिस बुलाकर ऑर्डर देता है कि वो मोर्टिशा पर सायरन का इस्तेमाल करके उसकी माँ से चंदा निकलवाए, लेकिन बियांका को ये गलत लगता है और वो मना कर देती है। वो प्रिंसिपल पर अपना सायरन इस्तेमाल करती है, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि प्रिंसिपल के पास ऐसी चीज होती है जिस पर सायरन का असर नहीं होता। शाम को जब वेडनेसडे लौटती है तो वो थिंग को कैद हुआ पाती है। तभी उसे स्टॉकर का फोन आता है। स्टॉकर कहता है कि वेडनेसडे के पास 30 मिनट है, अगर वो इनिड और ब्रूनो को नहीं बचा पाई तो वे मर जाएंगे। स्टॉकर एक सुराग छोड़ता है। वेडनेसडे उस सुराग की मदद से पियानो पर कुछ सुर बजाती है, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने पर उसे स्टॉकर दिखाई देता है, जिसने मास्क पहना होता है और जो दिखने में बहुत डरावना होता है। वहाँ की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके वेडनेसडे इनिड और ब्रूनो तक पहुँच जाती है और थिंग को उन्हें आजाद करने को कहती है, लेकिन बीच में थिंग खुद जाल में फंस जाता है। स्टॉकर एक नई पहेली देता है, जिसे आखिरी समय पर वेडनेसडे हल करके इनिड और ब्रूनो को बचा लेती है। यहाँ पर स्टॉकर खुद को रिवील करती है। वो कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन होती है, जिसका नाम एग्नेस होता है। ये पता चलता है कि एग्नेस वेडनेसडे से बहुत इम्प्रेस्ड है और उसी जैसी बनना चाहती है, इसीलिए उसने उसकी अटेंशन पाने के लिए ये सब किया। उसकी ये हरकत इनिड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वेडनेसडे एग्नेस से पूछती है कि उसने गैल्पिन को क्यों मारा। एग्नेस जवाब देती है कि उसने नहीं मारा। जब वो पहुंची तो गैल्पिन पहले से मरा हुआ था। उसके पास सिर्फ उनका फोन है जो वेडनेसडे रख सकती है। जब वेडनेसडे अपने डॉर्म में लौटती है तो थिंग से जन्मदिन भूलने की माफी मांगती है और उसके लिए तोहफा भी लाती है, लेकिन जब वह गुडी की किताब देखने जाती है तो उसे वहाँ नहीं पाती। पूछने पर थिंग बताता है कि मोर्टिसिया किताब लेकर चली गई है। बाहर वेडनेसडे उसी लाल आंख वाले रेवन को देखती है जो उस पर नजर रख रहा होता है। एपिसोड का अंत ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की मौत से होता है, जिसे स्लर्प खा जाता है।